At a time when India and US ties have been going through months of turbulence from issues related to the tariff and trade deal, etc., between India and United States to now the H-1B visa issue, a number of controversial statements as well that we've seen. To talk about all of this, joining me at the moment is Margaret McLeod, who is a US State Department spokesperson. Thank you so much for speaking to us here at Times Now, Margaret. And let me begin by asking you about what President Trump has reiterated at the UNGA. He has come on to say that it is the United States that has mediated a truce between India and Pakistan. लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ने साफ तौर पे कहा है और भारत की पॉलिसी रही है कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हैं उसमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का स्कोप नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, क्योंकि बार बार हम इस तरह की स्टेटमेंट्स देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो कहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पीस नेगोशिएट किया है। तो मैं एक अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता हूँ और अमेरिकी सरकार गौरव महसूस करते हैं कि हम में काफ़ी एक्टिवली दोनों तरफ से राब्ता रखते थे। लेकिन ये भी सही बात है कि हम काफ़ी वर्षों से हमारी विदेश नीति ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता होना चाहिए वो द्विपक्षीय मामला है, जो जिसका पैमाना, जिसका रफ्तार और जिसका एजेंडा दोनों देशों का फैसला करने वाला मुद्दा है। जी, तो हम इसे कैसे माने? क्या ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है? क्या मीडिएटरी रोल दिया गया था? क्या माना जाए? तो जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उन्होंने बहुत गौरव महसूस करते हैं कि वो एक जंगबंदी ब्रोकर कर सका। Acha. Coming back to what President Trump has said, he has also accused India and China of funding Russia's war. लेकिन इसमें एक हिपोक्रेसी जो सामने आती है वो ये नहीं दिखता क्या यूनाइटेड स्टेट्स को कि जो EU है वो LNG गैस परचेज करती है रशिया से और इस पूरे मामले में 2022 से लेकर अब तक 9% का इजाफा हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स या यूरोस का बिजनेस किया गया है रशिया से। उन पे टैरिफ क्यों नहीं लगाया जाता? तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अभिव्यक्त किया आज ही कि वो इसी दोपहर यूरोपीय देशों के साथ इसी मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं कि जब तक रूस दूसरे ममालिक ना सिर्फ इंडिया और चीन बल्कि यूरोप से भी पैसे मिलते हैं, वो ये रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो हो रहा है वो जारी रहेगा। हम देखते हैं कि रूस उनकी आमदनी हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स जो अपनी जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यूरेनियम वगैरह जो रशिया से इंपोर्ट करती है, उस पर क्यों रोक नहीं लगाना चाहिए? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? तो अमेरिका चाहते हैं कि रूस कम से कम वसाइल मिलते हैं। बट बिजनेस तो जारी है। अगर यूएस के लिए बिजनेस जारी है तो बाकी देशों के लिए क्यों ना हो? हाल में ही आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप देखते हैं कि वो रूस के तेल जो भारतीय कंपनी इंपोर्ट कर रहे हैं वो रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। ये ना सिर्फ एक डोमेस्टिक तेल की कीमत का मामला नहीं है, लेकिन फ़ायदा मिल रहा है और जब तक लोग फ़ायदा परस्यू करके रूस के सरकार युद्ध के वसाइल मिलते हैं, हम यही संघर्ष हल नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। हमने देखा है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी जो मीटिंग हुई थी कल शाम को लगभग 24 घंटे पहले मार्को रूबियो के साथ, और ये सारा जो मीटिंग का सिलसिला है ये H-1B वीज़ा के अनाउंसमेंट के दौरान हुआ है। क्या ऐसा आप कंफर्म कर सकते हैं कि भारत और यूएस के बीच में H-1B वीज़ा पे चर्चा हुई है और क्या आउटकम, क्या निष्कर्ष निकला है इसमें? तो हमने नहीं देखा उस बैठक के रीड आउट में कि H-1B एक बात का मुद्दा था, लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को, नाजरीन को हमारे साइट का
H1B FAQ frequently asked questions का रुजू करूंगी। आप देखेंगे कि ये नई नीति के तहत हर एक नया पिटीशन के लिए $1 लाख की फी की ज़रूरत है। जिनके पास पिटीशन है अभी उनके लिए यही फी अप्लाई नहीं करता है। और इस नई पॉलिसी का लक्ष्य ये है कि ये H1B स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का गैर इस्तेमाल ना हो जाए। हमारी आशा ये है कि अमेरिकी कंपनी अमेरिकी नागरिकों में निवेश कर देंगे उनकी प्रशिक्षण में, ताकि हमारी IT ज़रूरतें डोमेस्टिकली भी पूरा कर सके। जी, लेकिन मार्गरेट, जो H1B वीजा है उसको कई बार एज ए ब्रिज ऑफ टैलेंट डिस्क्राइब किया गया है दो डेमोक्रेसीज के बीच में। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि H1B प्रोग्राम को कोट एंड कोट deliberately exploited to replace rather than supplement American workers की तरह डिस्क्राइब करते हैं, तब आप क्या ये नहीं मानते हैं कि ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को जेपरडाइज हो सकते हैं इस अनाउंसमेंट से, क्योंकि करीब 70% जो रेसिपिएंट्स हैं H1 वीजा के वो इंडियंस हैं। So, हम इस नीति के तहत हमारे गेस्ट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होते हैं कि कंपनी ऐसे पिटीशंस इस्तेमाल करके बहुत कम आमदनी से, बहुत कम सैलरीज पे लोग अमेरिका तक लेते हैं। और आप जानते होंगे कि अमेरिकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है, और अगर कंपनी बस सस्ते लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो वर्कर्स के लिए फेयर नहीं है। हम न्याय के लिए यही पॉलिसी लगाया है। लेकिन अब तक तो हमने इस तरह की अनाउंसमेंट सुनी है, आप पहली बार ये बता रहे हैं कि ये इंडियन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। ये हमने अभी तक क्यों नहीं सुना है यूएस सरकार की तरफ से? तो जैसे मैंने कहा, आप जरूर यही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिफर कीजिए, क्योंकि हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं देखना चाहते हैं। जी, लेकिन क्या एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट इस पूरे मामले से, इस पूरे अनाउंसमेंट से हो सकता है, जिसमें स्किल टैलेंट हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे यूएस कंपनीज हो, वो अपनी इनोवेशन यूएस के बाहर ले जाए बनस्पत इसके कि अमेरिका के अंदर एक्सपैंड करें? जरूर अमेरिका इनोवेशन, टैलेंट, IT के निवेश देखना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिकी कंपनियों से अमेरिकी नागरिक में उनकी निवेश प्राथमिकता देना चाहते हैं। So, असल में माधवदास साहब, मैं इसलिए आज आपके साथ बात कर रही हूँ कि मैं अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र की पार्टिसिपेशन में हमारी प्राथमिकता क्या क्या है, और मैं ये 3 मुद्दे पर खास ध्यान रखना चाहती हूँ। वो शांति, संप्रभुता और स्वतंत्रता है। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का आधार है, बल्कि एक समृद्ध, स्थिर और सुरक्षित दुनिया का आधार है। आप इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप की स्पीच में सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र हम कैसे सुधारना चाहिए, और हम ऐसे संयुक्त राष्ट्र देखना चाहते हैं जो अपनी बुनियादी उसूल, बुनियादी लक्ष्य से दूर ना हो जाए। तो ऐसे में मैम, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ क्यों लंच करते दिखते हैं? वो तो किसी भी तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते। अमेरिकी सरकार पाकिस्तान के सरकार के साथ मुख्तलिफ सतह पर हमारे बातचीत रखते हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ सहयोग जो होते हैं, इंक्लूडिंग आतंकवादी पर, वो भी एक फौजी मामला है, और हम अलग अलग मुद्दे, अलग अलग काउंटर पार्ट्स के साथ बात करते हैं।
जी, मैं एक मामले पे आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगा, क्योंकि जो आज डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये प्रपोज़ किया है कि जो करंट H-1B वीज़ा में लॉटरी सिस्टम को एक वेटेड सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें हायर पेड, हायर स्किल एप्लीकेंट्स को प्रेफ़रेंस मिलेगी। क्या आप मानते हैं कि ऐसे एक मूव से प्रोग्राम और मेरिट बेस्ड होगा, या जो स्मॉलर कंपनीज़ और फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको इससे थोड़ी-सी डिसएडवांटेज हो सकती है? क्या कैसे देखते हैं आप इसे? तो अभी तक मैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से वही प्रपोजल नहीं देखा, और बेहतर हो कि आप उनसे पूछ लें इस तफसीली मामले पर, और जब तक एक नया ऐलान नहीं है मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती। जी, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। जो अमेरिका के अंदर से कई सारे लीडर्स हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, सेनेटर मार्क वार्नर है, कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जो प्रपोज्ड $100,000 H-1B वीज़ा फ़ी है, इससे अमेरिका की एबिलिटी जो ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने की है, उस पर असर होगा। कांग्रेसमैन अमी बेरा ने भी कहा है कि ये रोल आउट बहुत केओटिक है और यूएस बिजनेसेस पे इसकी बहुत नुकसान हो सकती है। कैसे आप देखते हैं इस तरह की क्रिटिसिज्म जो अमेरिकन पॉलिसी को लेके आ रही है, और हम बार बार क्लैरिफिकेशंस, रोल बैक्स के रूप में हम काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं पिछले 48 घंटे के अंदर? सो ये कांग्रेस पर्सन्स, सेनेटर्स जिनकी जिक्र आप रेफर कर रहे हैं, बेहतर हो कि आप उनसे ही उनके ओपिनियंस पूछ लें। जी, लेकिन मेरा मेरा बस पूछने का मकसद ये है कि एक बहुत अहम पॉलिसी डिसीजन है ये, जिस पे लाखों लोगों पे असर पड़ता है, लाखों फैमिलीज पे असर करता है। कहीं न कहीं क्या ये एक रश डिसीजन था, क्योंकि चाहे इसकी एप्लीकेबिलिटी हो, सालाना होगी क्या वन टाइम फ़ी होगी, किस-किस पे लागू होगा, कब से लागू होगा, और आने वाले पूल में जैसे लागू होगा कि नहीं होगा, इस सब पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है। क्या इसको और कैलिब्रेटेड तरीके से अनाउंस किया जा सकता था? क्या आप ये मानते हैं? अमेरिकी सरकार सोच समझकर यही फैसला ऐलान किया, और हमारे सरकार के अंदर ही काफ़ी अमेरीन हैं जो इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे। जी, और ट्रेड टॉक्स की एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन वॉशिंगटन में लैंड कर चुकी है, ट्रेड टॉक्स रिज्यूम हो रहे हैं। ये इंडिकेशंस है कि डेडलॉक शायद ख़त्म हो। क्या हम एक फाइनलाइजेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड डील को लेकर, और वो जो 50% टैरिफ लगाई गई है ट्रंप सरकार के द्वारा इंडियन गुड्स पर, ये कब तक हटने की उम्मीद है? well, जब तक वार्ता चालू है मैं तफसील में बात नहीं करूंगी, लेकिन हमने सुना है कि हालिया दिनों के अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो भारत में थे वो काफ़ी पॉजिटिवली बातचीत देख रहे थे, और जैसे आप जानते होंगे फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों कहा कि उनका लक्ष्य इसी फॉल में कोई समझौता मिले। सो हमारी आशा है कि हमारे विविध दृष्टिकोण हल हो जाए। मार्गरेट मैक्लियोड, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।